बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली हमारा जो ईयर है यानी कान, इसका जो ये आउटर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे पिन्ना कहते हैं। ह्यूमंस में और जो दूसरे मैमल्स है इसमें 2 ईयर्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ ईयर्स होता है। तो ईयर का काम 2 किस्म के काम ईयर्स अंजाम देते हैं। एक साउंड को कैप्चर करके इसी साउंड को, एनर्जी को फिर नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसड्यूसर का काम है। ये एक किस्म का काम है। दूसरा काम ईयर का वो हो बॉडी मूवमेंट और बॉडी इक्विलिब्रियम या बॉडी की पोजीशन को बरकरार रखना, ये भी ईयर का काम है। ये दोनों काम हम सिमुल्टेनियसली नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये हम एक के बाद दूसरे को पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले हम एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे, ईयर की एनाटमी के बारे में। इसके अलावा हाउ ईयर और हाउ वी डिटेक्ट साउंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम जो इक्विलिब्रियम है ईयर की वजह से, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है एनाटमी की तरफ। तो ह्यूमन ईयर को मेनली हम यहाँ ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ईयर को 3 मेन पार्ट्स में तकसीम किया गया है। 3 मेन पार्ट्स, एक आउटर ईयर है, एक मिडल ईयर है और एक इनर ईयर है। तो यहाँ से लेके यानी जो बाहर का जो पेना है, इस पेना से लेकर अंदर के जो ईयर ड्रम है, इसी ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कान का पर्दा कहलाता है, यहाँ तक जो हिस्सा है इसी आउटर ईयर कहा जाता है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो मिडल ईयर कहलाता है। और मिडल ईयर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम से लेकर जो इसे हम जो ऑडिटरी ट्यूब है और इसे यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है, इसी तक जो हिस्सा है इसे मिडल ईयर कहा जाता है। और इसी मिडल ईयर में जो बोन्स है, ऑसिकल्स है, यानी स्टेपीज है, इनकस है और मेलिस है, ये तीनों बोन्स मिडल ईयर में शामिल है। जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है वो इनर ईयर कहलाता है। और इनर ईयर में कॉक्लिया भी शामिल है। तो इन 3 हिस्सों के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बाहर का जो हिस्सा नजर आता है हमें, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आउटर ईयर का हिस्सा है। तो जो आउटर ईयर का जो हिस्सा है, इसे जो सबसे बाहर जो नजर आ रहा है, इसे हम आरिकल और पेना कहते हैं। जो बाहर का हिस्सा है इसे हम आरिकल और पेना कहते हैं। जो ऊपर का जो टिप है, जो हेड की तरफ है, इसे हेलिक्स कहा जाता है। हेलिक्स के नीचे फिर जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसे ट्रायंगुलर फोसा कहा जाता है। और जो चूंकि हेलिक्स सबसे उभरा हुआ हिस्सा है, तो इसी उभरे हुए हिस्से के अंदर की तरफ जो हिस्सा है, जो इसकी मुताजाद है, जो इसकी उलट है, इसी एंटी हेलिक्स कहा जाता है। फिर कान का एक पार्ट है इसमें। फिर जो सुराख हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे जो सुराख है जिसके जरिए जो वाइब्रेशंस है ईयर मॉलिक्यूल्स की, जो अंदर ईयर की तरफ जाते हैं, इसे एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीटस कहा जाता है। एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीटस, ये जो सुराख है कान का, इसे कहा जाता है। फिर कान की इस सुराख के साथ जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे जो फेस की तरफ है, इसे ट्रेगस कहा जाता है। और जो अंदर की तरफ है इसे एंटी ट्रेगस कहा जाता है। जो कान की लो है, जिसे हम लो कहते हैं उर्दू में, तो इसे लोब्यूल और ईयर लोब कहा जाता है। तो कान की जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसे हम आरिकल और पेना कहते हैं। अब जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इसमें सबसे पहले आउटर ईयर है। और आउटर ईयर में जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ से लेकर
यहां तक ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर और इसी फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है इसी ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। इसके अलावा इसका काम ईयर वाइब्रेशन को ईयर ड्रम तक पहुंचाना है, यानी जब ईयर मॉलिक्यूल्स यहां के साथ टच हो जाते हैं, हिट कर जाते हैं इसी जगह को, तो यहां से फिर ये ऑडिटरी कैनाल की जरिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम तक पहुंच जाता है। इसे ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। नाउ इस ऑडिटरी कैनाल के अलावा जो पेना है, इस पेना की जो आउटर मोस्ट सरफेस है यहां पे जो नजर आ रहा है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव वाला हिस्सा है यहां पे। इसे हम हॉरल्स और रेसिस कहते हैं, यानी ये जो उतार चढ़ाव वाले इलाके है, जो जगह है, इसे हॉरल्स और रेसिस कहा जाता है। और इसका काम है टू डायरेक्ट द साउंड टुवर्ड द ऑडिटरी कैनाल, यानी जो ये हिस्सा नजर आ रहा है यहां पे, ये जो हिस्सा है ये उतार चढ़ाव वाला उभराव वाला हिस्सा है, और इसी हिस्से को ओरल्स और रेसिस कहा जाता है। और इसका काम है टू डायरेक्ट, यानी ऑडिटरी कैनाल की तरफ जो वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन है, वो उसके ले जाता है। इसके अलावा जो पिना है, आरिकल है, इट इज अ फ्लैशी पार्ट ऑन द साइड ऑफ हेड। ये हेड की साइड पे एक फ्लैशी पार्ट है, और इट इज शेप्ड एंड सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज, यानी जो यहाँ का जो पेना है, जो आरिकल है, इसी आरिकल को इलास्टिक कार्टिलेज ने सपोर्ट किया हुआ है। यानी ये इलास्टिक कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना होता है, और वो जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक है, यानी इसमें इलास्टिसिटी, अगर हम इसको खींचे तो इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। तो इसी वजह से ये शेप करता है, इसको जो स्ट्रक्चर है ये भी कार्टिलेज ने दिया है, और इसके अलावा जो सपोर्ट है वो भी यही फराहम करता है। जो ऑडिटरी कैनाल है ये एक पैसेजवे है, एक रास्ता है थ्रू टेम्पोरल बोन टू ईयर ड्रम, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो ऑडिटरी कैनाल वाला हिस्सा है, इसी ऑडिटरी कैनाल वाले हिस्से को हाउस किया हुआ है, यानी ये मौजूद है टेम्पोरल बोन में। जो टेम्पोरल बोन है इसमें ये मौजूद है, यानी जो ये ऊपर वाला बोन है, ये बोन है, इसी टेम्पोरल बोन कहा जाता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, इसे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा। जो आउटर मोस्ट ओपनिंग है इसे एक एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस कहा जाता है, और ये कुछ एस शेप की होते हैं। ये जो मीटस है ये एस वाला शेप है, यानी इस तरह का शेप बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा एस वाला शेप है, और इसकी लंबाई तकरीबन 3 सेंटीमीटर है इस शेप की। नाउ जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसे हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस कहते हैं, इसको फेब्रो कार्टिलेज से बना हुआ है, और इसको इसने सपोर्ट किया हुआ है फेब्रो कार्टिलेज से। और जो टेम्पोरल बोन है, जो इस वाला शेप है इनर साइड की, इसको टेम्पोरल बोन ने घेरा हुआ है, यानी इसके ऊपर नीचे ये टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड मौजूद है, ऑफ द फेस मौजूद है। इसके अलावा जो आउटर ईयर है, इसमें 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम शिरामिनस और चिरामिनस भी कह सकते हैं, चिरामिनस और सिरोमिनस ग्लैंड, और दूसरा जो ग्लैंड है वो सेबेशियस ग्लैंड है। ये 2 किस्म के ग्लैंड मौजूद होते हैं, और जो ये जो सिक्रीशन पैदा करते हैं, इसकी सिक्रीशन को चिरियोमिन और सीरियोमिन कहा जाता है। सीरियोमिन भी ठीक है और चिरियोमिन भी ठीक है, इसे कहा जाता है। और इसे हम सिंपल इंग्लिश में ईयर वेस्ट, यानी ईयर का, कान का जो फजूल मादा है, इसे कह सकते हैं। और ये सिक्रीशन डेड सेल्स के साथ भी मिला होता है, यानी डेड सेल्स और ये जो 2 ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, ये दोनों मिलकर चिरियोमिन बनाते हैं। नाउ चिरियोमिन और सीरियोमिन का काम क्या है,
तो तीन किस्म के फंक्शन ये अदा करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज टू वाटर प्रूफ ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल को हर साइड से वाटर प्रूफ बनाना कि अंदर की तरफ पानी न जा सके, इसी वाटर प्रूफ बनाते हैं। दूसरा जो काम है वो इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी यहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ अगर हो तो फिर इसी वजह से इन्फेक्शन काज होता है। इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए कुदरत ने चिरोमिन को लगाया हुआ है, और जब चिरोमिन पैदा होता है तो ये इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है इसे बंद करता है, इसे खत्म करता है। तीसरा जो काम है वो है कीप्स ईयर ड्रम प्लाइबल। जो ईयर ड्रम है, जो यहाँ पे जो ईयर ड्रम है, और हम इसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को प्लाइबल यानी सॉफ्ट रखना, नरम रखना, ताकि वो हो शॉक की वजह से, किसी चीज की वजह से वो आसानी से जख्मी न हो, खराब न हो, तो ये इसका काम है। ये ऑलमोस्ट ऑल अबाउट एक्सटर्नल ईयर, यानी एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी कैनाल पे मुश्तमिल होता है, और जो एक्सटर्नल पेना है और जिसे हम आरिकल कहते हैं, इसी पे मुश्तमिल होता है, और इसको टेम्पोरल बोन ने हाउस किया हुआ है, टेम्पोरल बोन ने घेरा हुआ है इसे। जो दूसरा पार्ट है इसे हम मिडिल ईयर कहते हैं, और मिडिल ईयर के अंदर टिम्पेनिक कैविटी भी मौजूद है। मिडिल ईयर लोकेटेड इन टिम्पेनिक कैविटी ऑफ टेम्पोरल बोन, ये जो जगह है इसे टिम्पेनिक कैविटी कहा जाता है, और इसी टिम्पेनिक कैविटी को टेम्पोरल बोन यानी इसके ऊपर और इसके नीचे, इसकी साइड्स पे जो बोन है इसे टेम्पोरल बोन कहा जाता है। नाउ इट बिगिंस विद ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो मिडल ईयर है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और जो इसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, इसी से शुरू होता है। और ईयर ड्रम की कुछ खुसूसियात है ईयर ड्रम की, वो कौन से है? फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट्स आउटर ईयर फ्रॉम इनर ईयर एंड मिडल ईयर। सबसे पहला जो खासियत है वो ये है कि ईयर ड्रम आउटर ईयर को मिडल और इनर ईयर से जुदा किया हुआ है, यानी ये जो पार्ट है ये आउटर ईयर है, यहाँ पे ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मौजूद है, और ये मिडल ईयर और ये इनर ईयर। तो इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ने आउटर ईयर को इनर और मिडल ईयर से सेपरेट किया हुआ है। एक ये, दूसरा ये कि इट इज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी इसकी जो डायमीटर है ये यहां से लेकर जो फॉर एग्जांपल डायमीटर है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल है तो इस सर्कल का जो डायमीटर है ये यहां से शुरू होकर यानी जो सेंट्रल पार्ट से पास हो जाए तो इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे डायमीटर कहते हैं, और इसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। और जो आउटर सरफेस है इस पे ये कनकेव है, यानी आउटर सरफेस की तरफ ये कनकेव है, अंदर की तरफ झुका हुआ है। नाउ जो ईयर ड्रम है इसकी एक खुसूसियत ये भी है, वाइब्रेट्स फ्रीली टू साउंड, यानी बाहर की तरफ अगर साउंड आ जाए तो इस साउंड को, जो साउंड की वजह से जो वाइब्रेशन पैदा होती है मॉलिक्यूल में, तो वह मॉलिक्यूल्स ईयर ड्रम को फ्रीली वाइब्रेट करते हैं। नाउ इनर्वेटेड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेंसरी नर्व्स, ये जो ईयर ड्रम है इसको इनर्वेट किया हुआ है, इसके साथ मिली हुई है 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, और एक है वेगस नर्व, दूसरा है ट्राइजेमिनल नर्व। 2 किस्म की नर्व्स है, एक है वेगस नर्व और दूसरा है ट्राइजेमिनल नर्व। ये दोनों किस्म की सेंसरी फंक्शन अदा करते हैं यहाँ पे। नाउ इट इज हाईली सेंसिटिव टू पेन। जो ईयर ड्रम है एक खासियत इसकी ये भी है कि इट इज हाईली सेंसिटिव टू पेन, किसी किस्म के दर्द के लिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। टू पोस्टीरियर साइड टिम्पेनिक कैविटी इज कंटिन्यूअस विद मास्टाइडल सेल्स। ये जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे ये टिम्पेनिक कैविटी ये कंटिन्यूअस है मास्टाइडल सेल के साथ, और मास्टाइडल सेल्स मस्टाइडल और मस्टाइड
और मेस्टाइड प्रोसेस में होते हैं। नाउ द मेस्टाइड प्रोसेस इज फिल्ड विद एयर दैट एंटर्स थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। ये जो मस्टाइड सेल्स है, मस्टाइड प्रोसेस है, ये ईयर से फिल होता है, ईयर से भरा हुआ होता है और वह ईयर थ्रू ऑडिटरी ट्यूब इनसाइड जाता है। यानी ये जो ऑडिटरी ट्यूब है, ये नोट कीजिएगा कि ऑडिटरी ट्यूब और ऑडिटरी कैनाल में बहुत ज्यादा फर्क है। ऑडिटरी ट्यूब मिडल ईयर को माउथ के साथ मिलाता है, जबकि ऑडिटरी कैनाल एक्सटर्नल ईयर को ईयर ड्रम के साथ मिलाता है। यानी जो कैनाल है तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इसके अलावा ऑडिटरी ट्यूब को यूस्टेशियन ट्यूब भी कहा जाता है। ऑडिटरी ट्यूब को यूस्टेशियन ट्यूब भी कहा जाता है, ये दूसरा नाम है इसका। नाउ जो ऑडिटरी ट्यूब है, इसके जरिए दो किस्म के फंक्शन होते हैं। अलाउ थ्रोट इन्फेक्शंस टू एंटर मिडल ईयर, या अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये ऑडिटरी ट्यूब और यूस्टेशियन ट्यूब इन्फेक्शियस मटेरियल को, यानी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को, वायरसेस को, बैक्टीरिया को जो नुकसानदेह है, जो इन्फेक्शन काज करते हैं, उसको मिडल ईयर की तरफ इजाजत देते हैं पास होने के लिए। यानी चूंकि ये एक ट्यूब है तो इसी के जरिए थ्रोट से मिडल ईयर में इन्फेक्शियस मटेरियल पास होते हैं। दूसरा जो काम है, ये नॉर्मली फ्लैटेंड होता है, ये फ्लैटेंड पाम में होता है, और चूंकि फ्लैटेंड होता है तो फ्लैटेंड होने की वजह से ये क्लोज भी होता है। तो इस क्लोजनेस की वजह से ये स्वाल्विंग, यानी किसी चीज को निगलने के दौरान, खुराक को निगलने के दौरान, और इसके अलावा यानिंग, अंगड़ाई लेने के वक्त, दोनों अवकात में ईयर इसके जरिए एंटर होता है। यानी ये ऑडिटरी ट्यूब नॉर्मली ये फ्लैटेंड होता है और क्लोज होता है, लेकिन जब हम स्वॉल्विंग करते हैं, जब हम किसी चीज को निगलते हैं या अंगड़ाई लेते हैं, यानिंग करते हैं, तो इसी के दौरान माउथ के जरिए यहाँ पे मिडल ईयर में हवा एंटर होती है, ईयर मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाते हैं, और इसी की वजह से जो बॉडी प्रेशर है, यहाँ पे जो ईयर प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होता है और इसकी नॉर्मल की तरफ आता है, और इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ द बॉडी है वो भी मेंटेन होता है। तो ये दोनों काम यहाँ पे होते हैं। नाउ जो टेम्पेनिक कैविटी है, यहाँ पे जो टेम्पेनिक कैविटी है, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ट्यूब के दरमियान जो मिडल ईयर में जो कैविटी है, इसी टेम्पेनिक कैविटी कहा जाता है। टेम्पेनिक कैविटी तकरीबन 2 से लेकर 3 मिलीमीटर तक, 2 से लेकर 3 मिलीमीटर तक वाइड होता है, और ये मिडल ईयर और इनर ईयर, जो इनर ईयर है यहाँ पे, और जो आउटर ईयर है, ये इसके दरमियान मौजूद होता है। नाउ टेम्पेनिक कैविटी हैज 3 बोन्स। ये 3 टाइप्स ऑफ बोन्स है टेम्पेनिक कैविटी में। एक जो बोन है जो डायरेक्टली टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, इसको स्टेपिस कहा जाता है। जो स्टेपिस के साथ जो बोन अटैच होता है, इसे एनकस कहा जाता है, और एनकस अल्टरनेटिवली मेलियस के साथ अटैच होता है। इन तीनों बोन्स को हम कलेक्टिवली आसिकल्स कहते हैं, आसिकल्स इसे कहा जाता है, और इसे एक फार्मूले के जरिए हम याद कर सकते हैं, MIS, मिस, यानी मिस मीन्स मेलियस, एनकस और स्टेपिस, ये 3 बोन्स हैं। एक जरूरी पॉइंट ये भी कि ये तीनों बोन्स हमारी बॉडी में सबसे लाइटर और सबसे स्मॉलर बोन्स होते हैं। डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा साइज में स्मॉल होते हैं। नाउ जो मेलियस है, इसकी 3 पार्ट्स है। जो मेलस है, ये जो तीसरा है, जो इनर ईयर की साइड पे है, इसकी 3 पार्ट्स है। एक को कहा जाता है हेड, ये जो है ये पार्ट, ये हेड कहलाता है। हेड के साथ ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है हैंडल के जरिए। दूसरा पार्ट है हैंडल, और तीसरा पार्ट है शार्ट प्रोसेस। तो शार्ट प्रोसेस तार जो होता है थ्रेड लाइक होता है, और इसी शार्ट प्रोसेस को फिर इनकस के साथ कनेक्ट होता है। इनकस के फिर
टू पार्ट्स है, इसको एक को क्यूबाइडल बॉडी कहा जाता है, ये जो है ये क्यूबाइडल बॉडी है, और दूसरा जो है इसी इलांगेटेड प्रोसेस कहा जाता है। जो स्टेपीज वाला था वो स्मॉल था लेंथ में, तो इसी को की वजह से इसे शॉर्ट प्रोसेस कहा जाता है, और जो एनकस वाला है ये लेंथ में ज्यादा है, तो इसी वजह से इसी इलांगेटेड प्रोसेस कहा जाता है। नाउ इसी इलांगेटेड प्रोसेस के जरिए फिर स्टेपिस कनेक्ट होता है। तो जो मेलियस है वो हो एनकस के साथ और एनकस स्टेपिस के साथ, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इस कनेक्शन को फिर जो स्टेपिस है वो हो ऊवल विंडो में ओपन होता है, और ऊवल विंडो फिर इनर ईयर का हिस्सा है। नाउ स्टेपिस टू पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक को आर्च कहा जाता है और एक को फूट प्लेट कहा जाता है, ये दो हिस्से हैं। तो तीन बोन्स है ईयर में, एक को मेलस कहा जाता है, जो ये वाला है मेलस, फिर मेलस में हेड होता है, हैंडल होता है, शॉर्ट प्रोसेस होता है। दूसरा जो है एनकस है, और एनकस में फिर क्यूबाइडल बॉडी होती है, और इसके अलावा लॉन्ग प्रोसेस होता है। और तीसरा जो पार्ट है इसी स्टेपिस कहा जाता है, तीसरा बोन, और स्टेपिस में थ्री पार्ट्स है, टू पार्ट्स है सारी, एक है आर्च और एक है फूट प्लेट, तो ये मौजूद है। फिर देयर आर टू स्मॉलेस्ट मसल्स इन ईयर, हमारी बॉडी में ईयर में सबसे छोटे जो मसल्स है वो भी मौजूद है। जिस तरह छोटे तीन बोन्स हैं, इस तरह छोटे टू मसल्स भी मौजूद है, और इसी मसल्स को एक को स्टेपीडियस कहा जाता है और दूसरे को टेंसर टेम्पेनी कहा जाता है। ये जो मसल है इसे टेंसर टेम्पेनी मसल कहा जाता है, और दूसरा है जो स्टेपीडियस मसल मौजूद होता है। नाउ स्टेपीडियस जो मसल है, इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैविटी, और इंसर्ट होता है स्टेपीज में, यह भी मौजूद होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैविटी पे। जो कैविटी है इसकी पोस्टीरियर पार्ट से शुरू होता है और यहाँ पे स्टेपीज में इंसर्ट होता है। दूसरा जो बोन है, जो मसल है, वो टेंसर टेम्पेनी होता है, और टेंसर टेम्पेनी एराइजेस फ्रॉम ऑडिटरी ट्यूब, ये जो ऑडिटरी ट्यूब है यहाँ पे एराइज होता है, और इंसर्ट ऑन मेलिस, और फिर ये मेलिस में इंसर्ट होता है। तो ये टू टाइप्स ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इनर्वेशन है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स यहाँ पे मौजूद है, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स मौजूद है, फ्लूइड फील्ड होते हैं। इसके अलावा टू टाइप्स ऑफ नर्व होते हैं, एक को वेस्टिबुलर नर्व कहा जाता है। वेस्टिबुलर नर्व वेस्टिबुलर ऑर्गन के साथ कनेक्ट होता है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो वेस्टिबुलर ऑर्गन का काम है बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना। दूसरा कॉक्लियर नर्व है, इसके अलावा वेगस नर्व भी मौजूद है। वेगस नर्व के अलावा यहाँ पे एक और नर्व भी मौजूद है, इसको ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है। तो ये नर्व्स इसमें मौजूद है। So far we have talked about the outer part of the ear, this is the outer part, then about the middle part. Now we will discuss in detail the inner part of the ear, which is too close to the inside of the head. सबसे पहले जो inner ear है, inner part of the ear है, इसको जगह दी गई है या इसको हाउस किया गया है इन द पैसेजवेज ऑफ टेम्पोरल बोन कॉल्ड बोनी लेबायरेंथ। यानी जो इनर ईयर है, ये टेम्पोरल बोन जो है, ये इसके इर्द गिर्द जो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये टेम्पोरल बोन का हिस्सा है, और ये इसकी पैसेजवेज में शामिल है। यानी एक पैसेजवे ये है, एक जगह, एक सुराख, एक कोना, एक कॉर्नर ये है, इस तरह एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, इस तरह ये भी एक पार्ट है। तो जो इनर पार्ट है इसको टेम्पोरल बोन की पैसेजवेज में जगह दी गई है, इसमें हाउस किया गया है। तो इसी वजह से इसी बोनी लिबायरेंथ कहा जाता है। इसी पैसेजवेज जहां पे मौजूद है, इन सब पैसेजवेज को, इन खाली जगहों को बोनी लिबायरेंथ कहा जाता है। नाउ जो बोनी लिबायरेंथ है,
ये जो बोनी लिबायरेंथ है, इसके इर्द गिर्द इसे लाइन किया गया है बाय अ सिस्टम ऑफ फ्लेशी ट्यूब्स कॉल्ड मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ। इसके इर्द गिर्द फ्लेशी ट्यूब्स मौजूद है और इसी फ्लेशी ट्यूब्स को मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ कहा जाता है। यानी एक बोनी लिबायरेंथ है जो बोन्स के अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर जो पैसेजवेज मौजूद है, जहां पे इनर ईयर मौजूद है, इसे बोनी लिबायरेंथ कहा जाता है। और जो इर्द गिर्द का जो मेम्ब्रेनस जो फ्लेशी एरिया है, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है इस बोनी लिबायरेंथ के इर्द गिर्द, इसे मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ कहा जाता है। नाउ बोनी लिबायरेंथ और मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ, यानी जो बोनी इनसाइड की तरफ है, आउटसाइड की तरफ जो मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ है, इन दोनों के दरमियान एक कशन मौजूद है, इसी पीरिलैम्प कहा जाता है। यानी पीरिलैम्प एक फ्लूइड है जो इसके अंदर मौजूद है और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में मौजूद है इसी की तरह का है। तो पीरिलैम्प इज सिमिलर टू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ के अंदर एक दूसरी किस्म का फ्लूइड मौजूद है, इसी एंडोलैम्प कहा जाता है। और ये एंडोलैम्प जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड है, इसी तरह का एक फ्लूइड है जिसे एंडोलैम्प कहा जाता है। टू टाइप्स ऑफ लैम्प्स आर फ्लूइड्स आर प्रेजेंट। वन इज नोन एज पीरिलैम्प जो बोनी और मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ के दरमियान मौजूद है। दूसरा जो है वो एंडोलैम्प है और ये मेम्ब्रेनस लिबायरेंथ के अंदर मौजूद है। ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह है। नाउ जो लिबायरेंथ है ये एक चैम्बर से शुरू होता है जिसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। यहाँ पे जो चैम्बर है इसी वेस्टिब्यूल कहा जाता है, इसी से शुरू होता है लिबायरेंथ। और इसमें आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम मौजूद है, यानी जो वेस्टिब्यूल है वो आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो कॉक्लिया है, इसी कॉक्लिया को आर्गन ऑफ हियरिंग कहा जाता है। इसको ये एक कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये वेस्टिब्यूल की इंटीरियर साइड से एराइज होता है, वहां से निकलता है। तो जो कॉक्लिया है जिसे हम आर्गन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। इन ह्यूमंस, इंसानों में जो कॉक्लिया है ये स्पाइरल 9 मिलीमीटर इसकी वेडनेस है और जो लेंथ है, हाइट है, वो 5 मिलीमीटर है। ये दोनों ह्यूमन कॉक्लिया की है। 9 मिलीमीटर इट इज वाइड एंड 5 मिलीमीटर इट इज हाई। और जो इसका एपिक्स है वो एंटीरोलेटरली यानी एंटीरोलेटरल साइड की तरफ ओपन होता है, वहां पे फेस करता है। नाउ ये जो कॉक्लिया है ये 2.5 राउंड्स लगाता है, यानी इस तरह ये 2.5 राउंड्स, ये एक राउंड, फिर दूसरा राउंड और फिर तीसरा। जो तीसरा है वो हाफ है, यानी 2 मुकम्मल और एक हाफ राउंड है। यहां पे हम देख सकते हैं एक मुकम्मल राउंड, फिर इसके अंदर एक दूसरा मुकम्मल राउंड और फिर इसके अंदर तीसरा हाफ राउंड मौजूद है। ये 2.5 वाइंड्स काइल होता है और ये एक बोन के अराउंड होता है, यानी जो 2.5 कॉइल्स है ये एक बोन के इर्द गिर्द होता है और इसी बोन को हम मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस इज अ बोन अराउंड विच, अराउंड मॉड्यूलस और अराउंड दैट बोन द कॉक्लिया इज स्पाइरल्ड 2.5 टाइम्स। नाउ जो मॉड्यूलस है, जो बोन है, ये शेप लाइक अ स्क्रू, यानी एक स्क्रू की तरह शेप किए गए। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रू है तो इसी तरह ये कॉइल किया गया है। नाउ जो वर्टिकल सेक्शन है वो कट्स थ्रू कॉक्लिया अबाउट 5 टाइम्स। जो वर्टिकल सेक्शन है वो 5 टाइम्स कॉक्लिया के अंदर की तरफ कट होता है। नाउ जो कॉक्लिया है इट हैज 3 फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स, यानी कॉक्लिया में ये जो कॉक्लिया स्ट्रक्चर है जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, इसमें 3 फ्लूइड फिल्ड चैम्बर होते हैं और ये एक दूसरे के से मेम्ब्रेन्स के जरिए सेपरेट होते हैं। थ्रू मेम्ब्रेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दिस 3 फ्लूइड फिल्ड chambers are known as the superior chamber, the middle chamber and the inferior chamber.
जो सुपीरियर चैम्बर है इसे स्केला वेस्टिब्यूलाई कहा जाता है। स्केला वेस्टिब्यूलाई ये सुपीरियर चैम्बर है, सबसे ऊपर वाला चैम्बर है, और ये ऊअल वेंडो की नजदीक ये शोरो होता है, और इट इज फिल्ड विद पीरी लैंप, यानी जो फ्लूइड है इसमें वो हो पीरी लैंप है। नाउ जो सुपीरियर चैम्बर है जिसे स्केला वेस्टिब्यूलाई कहा जाता है, ये कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ नैरो चैनल एट एपेक्स ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया के जो एपेक्स है, जो सर है, इसके ऊपर एपेक्स के थ्रू यहाँ पे नैरो चैनल के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नाउ जो दूसरा चैम्बर है इसे इंफीरियर चैम्बर कहा जाता है, और इसका स्पेशल नाम वो हो स्केला टेम्पेनी है। स्केला टेम्पेनी, वो जो सुपीरियर था वो हो स्केला वेस्टिब्यूलाई, जो इंफीरियर है, सबसे नीचे मौजूद है, इसे स्केला टेम्पेनी कहा जाता है। और ये इंड्स अराउंड द राउंड विंडो, यानी जो राउंड विंडो है इसकी नजदीक ये खत्म होता है, और इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, स्केला टेम्पेनी की इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसे सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तीसरा जो है वो मिडिल चैम्बर है, जो इन दोनों के दरमियान यानी इंफीरियर चैम्बर और सुपीरियर चैम्बर और स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टेम्पेनी के दरमियान मौजूद होता है, इसे मिडिल चैम्बर कहा जाता है। ये एक ट्राइंगुलर स्पेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसे जो स्पेशल नाम है वो हो स्केला मीडिया कहा जाता है, और ये कॉक्लियर डक्ट भी है, और इसे स्केला मीडिया कहा जाता है। नाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्केला वेस्टिब्यूलाई, यानी जो ऊपर वाला सुपीरियर है इससे ये सेपरेट किया गया है बाय अ वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन। इनके दरमियान एक वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन मौजूद होता है जो स्केला टेम्पेनी के ऊपर होता है। यानी ये स्केला, फॉर एग्जांपल ये स्केला टेम्पेनी है जो इंफीरियर है, सबसे नीचे वाला। जो सबसे ऊपर वाला है इसे स्केला वेस्टिब्यूलाई कहा जाता है, और इनके दरमियान एक डक्ट होता है जिसे कॉक्लियर डक्ट या स्केला मीडिया कहा जाता है। और ये सुपीरियर जो स्केला वेस्टिब्यूलाई है इससे सेपरेट किया गया है थ्रू अ मेम्ब्रेन नोन एज वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन। वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन के जरिए ये स्केला टेम्पेनी के ऊपर इसके दोनों से सेपरेट किए हुए होते हैं। नाउ जो मिडिल चैम्बर है जिसे स्केला मीडिया भी कहा जाता है, इट इज फिल्ड विद एंडोलैम्प। इसमें एंडोलैम्प होता है। जो सुपीरियर चैम्बर था वहां पे पीरीलैम्प मौजूद था, यहाँ पे एंडोलैम्प मौजूद है। जो वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन है ये वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन एंडोलैम्प को पीरीलैम्प से सेपरेट करता है, और इसका दूसरा काम यह है कि मेंटेन्स अ केमिकल बैलेंस। इन दोनों के दरमियान जो फ्लूइड है इस पीरीलैम्प और एंडोलैम्प में केमिकल बैलेंस को भी बरकरार रखता है, मेंटेन करता है। इन कॉक्लियर डक्ट इज लोकेटेड स्पाइरल आर्गन। कॉक्लियर डक्ट यानी जो कॉक्लियर डक्ट है और स्केला मीडिया है, इसके अंदर स्पाइरल आर्गन मौजूद होता है, और स्पाइरल आर्गन एक स्पेशलाइज्ड आर्गन है जो सिर्फ हियरिंग के लिए मखसूस है। स्पाइरल आर्गन को एकाउस्टिक आर्गन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको आर्गन ऑफ कार्टाई, यानी कार्टाई ने सबसे पहले इसे जो एनाटॉमिस्ट था उसने दरियाफ्त किया था, तो इसे आर्गन ऑफ कार्टाई भी कहा जाता है। और इट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर का काम करता है, यानी जो साउंड वेव्स है उन साउंड वेव्स को और वाइब्रेशंस को ये नैरो इंपल्स में कन्वर्ट करता है, और जो चीज जो साउंड वाइब्रेशन है इनको नैरो इंपल्स में कन्वर्ट करता है, इसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ये ट्रांसड्यूसर है। नाउ जो स्पाइरल आर्गन है इसका जो एपिथेलियम है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से बना होता है। एक होते हैं हेयर सेल्स और दूसरा सपोर्टिंग सेल्स। ये 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद है। ये जो हेयर सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स सिर्फ सपोर्ट फराहम करता है। हेयर सेल्स आर नाउ फर्दर डिस्कस्ड एंड दे आर स्पेशलाइज्ड बिकॉज दे आर नेम्ड फॉर लॉन्ग एंड स्टिफ माइक्रोवेलाई। इसमें इसकी माइक्रोवेलाई मौजूद होते सेल्स के इर्द गिर्द, और इन माइक्रोवेलाई को
ये माइक्रोवेलाई लॉन्ग होते हैं और स्टेप सख्त होते हैं। नाउ these microvilli are known as these microvilli are called stereocilia। these microvilli जो हेयर सेल्स पे मौजूद होते हैं इसे स्टीरियोसीलिया कहा जाता है। इसे स्टीरियोसीलिया क्यों कहा जाता है? ये चूंकि ट्रूसीलिया नहीं है तो इसी वजह से ये स्टीरियोसीलिया इसे कहा जाता है। ये ट्रूसीलिया क्यों नहीं है? क्योंकि ये डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ये अपनी तौर पर हरकत नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि लाइक सीलिया इसमें एक्सोनिम नहीं होता, तो एक्सोनिम चूंकि सीलिया की कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें चूंकि मौजूद नहीं है तो इसी वजह से ये इसको स्टीरियोसीलिया कहा जाता है। नाउ स्टीरियोसीलिया जो इसका जो टिप है, जो टॉप लोकेशन है, वहां पे जिलेटिनस टेक्टोरल मेम्ब्रेन लगा होता है, वहां पे लोकेट होता है जिलेटिनस टेक्टोरल मेम्ब्रेन। नाउ जो स्पाइरल ऑर्गन है इट हैज 4 rows ऑफ हेयर सेल्स। स्पाइरल ऑर्गन पे सपोर्टिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हेयर सेल्स है वो 4 किस्म के होते, 4 rows में होते हैं, 4 rows होते हैं। और इनमें जो 3500 है, तकरीबन 3500, दीज आर कॉल्ड इनर हेयर सेल्स और IHCs, inner hair cells। These are about 3500 in number, and they are arranged in such a manner that they, in such a rows or in such a manner that they face toward the modulus। जो बोन है मॉड्यूलस की तरफ, फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूलस है तो ये इस तरह अरेंज होते हैं कि मॉड्यूलस की तरफ स्पेस करते हैं, मॉड्यूलस की तरफ होते हैं, पेस करते हैं। नाउ इन 3500 सेल्स को तो IHCs और इनर हेयर सेल्स कहा जाता है, जो 4 rows में होते हैं। लेकिन एक दूसरे किस्म के मौजूद होते हैं तकरीबन 20,000 सेल्स, और इन 20,000 सेल्स को आउटर हेयर सेल्स और OHCs कहा जाता है, आउटर हेयर सेल्स। नाउ दे आर अरेंज इन 3 rows। जो इनर हेयर सेल्स थी वो 4 rows में थी, जो आउटर हेयर सेल्स है वो 3 rows में मौजूद है, और ईच OHC has 2 stereocilia and V form। जो हर एक आउटर हेयर सेल्स है इसमें 100 स्टीरियोसीलिया मौजूद होते हैं और ये V फॉर्म में होते हैं। ये 100 स्टीरियोसीलिया V का शक्ल बनाते हैं। और जो IHCs है, इनर हेयर सेल्स है, वहां पे हर एक इंडिविजुअल इनर हेयर सेल में तकरीबन 50 से लेकर 60 तक स्टीरियोसीलिया होते। तो IHCs में स्टीरियोसीलिया की मिकदार की तादाद वो 50 to 60 होता है, और जो OHCs है, आउटर हेयर सेल्स है, इसमें तकरीबन 100 स्टीरियोसीलिया V फॉर्म में होते हैं। और जो IHCs है वहां पे ये स्टीरियोसीलिया ये शॉर्ट टूवर्ड लॉन्ग, यानी शॉर्ट से पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग, इस तरह ये अरेंज होते हैं, फ्रॉम शॉर्ट, ग्रेडेड फ्रॉम शॉर्ट टूवर्ड द लॉन्ग। नाउ जो हम आवाज सुनते हैं, जो हम आवाज डिटेक्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ IHCs की मदद से, यानी इनर हेयर सेल्स की मदद से हम आवाज को डिटेक्ट करते हैं, आवाज को पहचानते हैं। और 90 to 95% जो IHCs है वहां पे जो नर्व्स होते हैं, वहां पे जो फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स सेंसरी होते हैं। तो इसी वजह से IHCs तकरीबन 90 to 95% कंपोज करता है, तो इसी वजह से हम आवाज को सुन सकते हैं। जो IHCs है वहां पे सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। OHCs में मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स बहुत मौजूद होते हैं, IHCs में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं। नाउ जो OHC है उसका क्या काम है? IHC का काम तो आवाज को डिटेक्ट करना, साउंड को डिटेक्ट करना, 90 to 95% बिकॉज 90 to 95% ऑफ सेंसरी फाइबर्स। और जो OHCs है, आउटर हेयर सेल्स है, इसका काम टू एडजस्ट रिस्पॉन्स ऑफ कॉक्लिया टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कॉक्लिया का डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को रिस्पॉन्स करना, इसको एडजस्ट करना, ये OHCs का काम है। दूसरा, it enables IHCs to perform its work in a best fashion। IHC बेहतरीन काम तब अंजाम देगा
जब OHCs बेहतरीन हालत में होंगे। इसके अलावा जो हीयर सेल्स है दे आर नॉट न्यूरॉन्स, हीयर सेल्स न्यूरॉन्स नहीं है, न ये नर्व फाइबर्स है, लेकिन इट साइनाप्स विद नर्व फाइबर्स एट द बेस। ये जो इसका जो हीयर्स है, फॉर एग्जांपल ये एक हीयर है, तो इस हीयर की बेस पे वहां पे न्यूरॉन के साथ ये एक साइनेप्स बनाते हैं और इसी साइनेप्स की वजह से फिर केमिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ अगर हम इनर ईयर को देखें तो इनर ईयर में यहां पे 3 डक्ट्स मौजूद होते हैं जिसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहा जाता है। ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये तीसरा, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और डक्ट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक और जो लाइन है वो हो एंडोलिम्फेटिक सैक की तरफ जाता है, यानी जो जिसमें एंडोलिम्फ मौजूद होता है, जिस सैक में इसी एंडोलिम्फेटिक सैक कहा जाता है। एक वेस्टिबुलर गैंग्लियन है, स्पाइरल गैंग्लियन है, ये 2 किस्म की गैंग्लियन यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा वेस्टिब्यूल जो ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो भी इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के यहाँ मौजूद होता है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम को कंट्रोल किया जाता है। 3 किस्म के नर्व्स होते हैं। एक वेस्टिब्यूलर नर्व कहा जाता है जो वेस्टिब्यूल के केमिकल्स को, जो वेस्टिब्यूल के रिस्पांस को ब्रेन तक पहुंचाता है। दूसरा जो कॉक्लियर नर्व है जो साउंड को पहचान कर पहुंचाता है, और तीसरा फेशियल नर्व है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल की या इनर ईयर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर के पिछले हिस्से में जो पहला हिस्सा था, इसमें हमने जो ईयर है, जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, इसके बारे में, इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, या किस तरह हम जो आवाज़ बाहर की तरफ से आती है, इसको मुख्तलिफ आवाज़ों को हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं, किस तरह सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सवाल कि हाउ साउंड अफेक्ट द ईयर, यानी किस तरह आवाज कान पे असरअंदाज होता है, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये, हाउ इट प्रोवाइड्स एक्शन पोटेंशियल, यानी जब आवाज की जो वाइब्रेशन है, जो लहरें है, जो वेव्स है, वो जब हमारे कान के साथ टच कर जाते हैं तो इससे किस तरह एक्शन पोटेंशियल, ये वाइब्रेशन किस तरह एक्शन पोटेंशियल में तब्दील होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिडल ईयर, हमने यहाँ जो आउटर ईयर है इसके बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि आउटर ईयर से जो आउटर ईयर का फंक्शन है वो सिर्फ यही है कि वो वाइब्रेशंस को, या वो जो वेव्स है आवाज़ की, साउंड की जो वेव है वो डायरेक्ट करते हैं मिडल ईयर की तरफ। और मिडल ईयर का पहला जो हिस्सा है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो ईयर ड्रम है वो है। तो जो सबसे अहम काम है वो मिडल ईयर सर अंजाम देता है, तो इसीलिए वी कंसिडर मिडल ईयर एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिडल ईयर की कंट्रीब्यूशन किया है, तो जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स ये ऑडिटरी कैनाल की तरफ आते हैं। ऑडिटरी कैनाल जो आउटर ईयर का हिस्सा है, और ये इनर ईयर की तरफ जाता है, और इनर ईयर से फिर ये नर्व सिग्नल में तब्दील होता है। ये एक समराइज्ड जर्नी है, और डिटेल में जो जर्नी है वो इससे अलहदा है। जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, यानी जो 3 टाइप्स ऑफ ऑसिकल्स है, जो मेलियस है, जो एनकस है, और जो स्टेपिस है, ये 3 किस्म के ऑसिकल्स, इट हैज़ नो मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल कोई भी एडवांटेज नहीं है इसका, और नो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। इसके अलावा ये साउंड को एम्प्लीफाई भी नहीं करता। तो वाई डज देन दीज 3 ऑसिकल्स एग्जिस्ट? तो इसकी बुनियादी वजह है, फॉर एग्जाम्पल जो ईयर ड्रम है, इसकी जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द ईयर ड्रम, इट इज 18 टाइम्स ग्रेटर देन द सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ द ओवल विंडो। यानी जो ईयर ड्रम है ये ओवल विंडो से 18 गुना बड़ा है। ये तस्वीर में, ड्राइंग में, स्ट्रक्चर में हम डिटेल से दोनों ही पढ़ेंगे। नाउ so concentrating 18 times greater energy on 1/18th
क्रिएट ग्रेटर फोर्स, यानी 1/18वीं हिस्से पे 18 गुना ज्यादा हिस्से का जो एनर्जी है जो वहां पे रिसीव होती है ईयर ड्रम पे, वो कंसंट्रेट करना, वो बहुत ज्यादा जो एनर्जेटिक होती है और ग्रेटर फोर्स पैदा करता है। इसके अलावा जो इट लेसन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू इनर ईयर, ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है ये इस जो एनर्जी बाहर की तरफ से साउंड वेव्स की फॉर्म में आती है उसको लेसन करती है, कम करती है इनर ईयर की तरफ। तो जो ऑसिकल्स है और ऑसिकल के साथ जो मसल्स है, फॉर एग्जांपल 3 ऑसिकल्स है, मेलस, एनकस एंड स्टेपीज, और जो मसल्स है स्टेपेडियस है वगैरह, तो वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। असल में इसका काम प्रोटेक्शन है, यानी जो साउंड वेव्स जो ग्रेटर एनर्जी के साथ आते हैं, इस ग्रेटर एनर्जी को स्प्रिंग के जरिए, स्प्रिंग का काम सरंजाम देता है, स्प्रिंग के जरिए इसको कम करना, ये इसका काम है। नाउ अगर साउंड जो है, अगर जो वॉइस है, जो साउंड है वो लाउड हो, लाउड नॉइज हो, शोर हो, तो टेंसर टेम्पेनी पुल्स ईयर ड्रम इनवर्ड। टेंसर टेम्पेरी ईयर ड्रम को इनवर्ड की तरफ पुश करता है, और These tenses it stapedius reduce moment of stapes. Now stapedius जो मसल है वो stapes के साथ अटैच होता है और वो इसके मसल को, इसके मोमेंट को कंट्रोल करता है, कम करता है। ये टेंसर टेम्पेनी का ईयर ड्रम को पुल करना, खींचना, और जो स्टेपेडियस का जो फंक्शन है इस मोमेंट को रिड्यूस करना, ये इस फिनोमेना को टेम्पेनिक रिफ्लेक्स कहा जाता है, टेम्पेनिक रिफ्लेक्स। और टिम्पेनिक रिफ्लेक्स में म्यूट साउंड वाइब्रेशन टू प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउडर साउंड, यानी जो साउंड वाइब्रेशन है इसको कम किया जाता है ताकि ईयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ हैज अ लेटेंसी ऑफ 40 मिलीसेकंड, जो इसकी जो लेटेंसी पीरियड है वो 40 मिलीसेकंड है, बहुत ज्यादा कम है, और इट इज नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सडन आर्टिफिशियल साउंड। और ये इस काबिल नहीं कि ये सडन जो साउंड है, आर्टिफिशियल साउंड है, नॉइज है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री साउंड है, फैक्ट्रीज में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इस काबिल नहीं कि उसको म्यूट किया जा सके, तो ये बहुत ज्यादा अहम है। नाउ इरिवर्सिबल डैमेज हियर सेल्स, अगर ये आवाज तेज हो तो ये जो हियर सेल्स है कॉक्लिया में उसको डैमेज करते हैं, और फ्रैक्चर स्टीरियोसीलिया, जो स्टीरियोसीलिया है उसको भी फ्रैक्चर किया जाता है। नाउ इस फ्रैक्शन की वजह से मिडल ईयर कोऑर्डिनेट स्पीच, मिडल ईयर स्पीच को कोऑर्डिनेट करता है, इसके अलावा हियरिंग को कोऑर्डिनेट करता है, और अगर ये इस तरह न कर सके तो मे आवर ओन स्पीच डैमेज अस, तो हमारे अपनी आवाज जो हम बातें करते हैं ये हमको डैमेज कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर जो मॉडल है, इस मॉडल में हम पूरी इनर ईयर को, आउटर ईयर को और मिडल ईयर को जूम करते हैं ताकि पता चल सके कि किस तरह साउंड वेव्स इसको मुतासिर करते हैं और किस तरह आवाज पैदा होता है। नाउ ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज द आउटर ईयर। फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट दिस इज द मिडल ईयर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड टू दिस पॉइंट दिस इज द इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर्स है। नाउ यहां पे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल के जरिए आउटर ईयर में एंटर होते हैं। ये साउंड वेव्स यहाँ पे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ईयर ड्रम है, इसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको टच करते हैं, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच करने के बाद ये वेव्स की फॉर्म में यहां तक आते हैं। नाउ जो मिडल ईयर है इसमें 3 बोन्स है, दिस वन इज द मेलस, this is the incus and this is the stapes. So ये तीनों किस्म, ये जो स्टेपीज है ये ओवल विंडो के साथ अटैच होता है। तो जो बाहर की ईयर ड्रम है तो ईयर ड्रम इतना है, ये ईयर ड्रम है, और इसके मुकाबले में जो इनर ईयर के साथ जो ओवल विंडो होता है तो वो इतनी साइज की। तो ईयर ड्रम हमने पहले पढ़ा कि जो ईयर ड्रम है इसकी जो एरिया है वो 18 टाइम ग्रेटर देन दी ओवल विंडो होता है।
नाउ जो मिडिल ईयर है यहाँ पे ये ऑडिटरी ट्यूब की तरफ जाता है ये रास्ता, और यहाँ पे ओवल विंडो के साथ यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर की वजह से फिर ये जो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसको बाहर की तरफ दिखा देता है। तो ये एक साइकिल होता है जो पूरा होता है, और साइकिल रिवर्स फिर रिवर्स की तरफ आ जाता है। नाउ ईच मोमेंट ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन मूव्स ऑसिकल्स इनवर्ड। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की ईच मोमेंट, हर एक मोमेंट इस ऑसिकल्स को एनवर्ड की तरफ मूव करता है। स्टेपिस पुशेस ऑन द पेरिलिम्ब एंड द स्केला वेस्टिबुलाई। ये स्केला वेस्टिबुलाई है, यहाँ पे स्टेपिस पुश करता है, इसे दिखा देता है। यहाँ पे जो लिम्फ मौजूद होता है, जो फ्लूइड मौजूद होता है, इसे पेरिलिम्ब कहा जाता है। और पेरिलिम्ब कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। पेरिलिम्ब एक ऐसा फ्लूइड है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हालांकि ये एक फ्लूइड है लेकिन इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और ये फ्लोज अवे फ्रॉम दी स्टेपिस फूड फ्लेट। जो स्टेपिस का जो आखिरी किनारा है, फॉर एग्जांपल अगर इस तस्वीर को ले तो स्टेपिस, यहाँ पे स्टेपिस होता है, स्टेपिस के आखिरी किनारे की जो जहाँ पे ये अटैच होता है ओवल विंडो के साथ, तो इसे फूड प्लेट ऑफ द स्टेपिस कहा जाता है। तो ये फूड प्लेट ऑफ द स्टेपिस से कि उलट साइड पे चला जाता है। नाउ दिस फ्लूइड प्रेशर इन स्केला वेस्टिबुलाई पुशेस डाउन द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ये स्केला वेस्टिबुलाई में जो मेम्ब्रेन होता है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, इसको नीचे की तरफ डाउन साइड इसको पुश करता है। और दिस पुशेस एंडोलिम्ब इन द कॉक्लियर डक्ट। यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट में एंडोलिम्ब होता है, और इसी एंडोलिम्ब को वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन पुश करता है डाउन की तरफ। एंडोलिम्ब पुशेस ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन है, तो इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे एंडोलिम्ब इसी पुश करता है नीचे की तरफ, और जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये पुशेस ऑन दी पेरिलिम्ब, तो ये पेरिलिम्ब को दोबारा पुश करता है। फाइनली सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्जेस आउट। फिर ये सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ये बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। नाउ दिस सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्जेस आउट टू रिलीव प्रेशर। तो इसी प्रेशर को दोबारा रिलीव करने के लिए, इसी कम करने के लिए ये बाहर की तरफ निकलता है। दिस ऑल प्रोसेस हैपेंस इन अ साइकिल। नाउ जो ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में होता है। ये इस तरह स्टेपिस गोज, ये जो स्टेपिस है इट गोज इन आउट इन, इस तरह स्टेपिस के बाद जो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये आउट इन आउट, यानी जो स्टेपिस है वो हो इन तो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आउट, फिर वो हो आउट तो ये इन, और फिर वो हो इन तो ये फिर आउट। इस तरह जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये बेसिलर मेम्ब्रेन डाउन अप डाउन, यानी ये भी साइक्लिक फॉर्म में हरकत करता है, डाउन अप और फिर डाउन। नाउ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आकर्स। तो ये तो सारा किस्सा हाउ साउंड अफेक्ट ईयर, ये इसका जवाब था, हाउ साउंड अफेक्ट ईयर। तो साउंड किस तरह ईयर को अफेक्ट करता है। आउटर ईयर से जो साउंड वेव्स है वो हो इनर ईयर में केमिकल्स की तरफ, केमिकल्स में चेंज हो जाते हैं। तो यही हाउ साउंड अफेक्ट ईयर का जवाब था। नाउ हाउ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन is produced, or how electrical excitation occurs. तो tips of hair cells baths in high K+ potassium। तो जो हेयर सेल्स है काकलिया में, काकलिया की जो हेयर सेल्स है उसमें पोटाशियम जो पोटाशियम आयंस है K+, वो इसमें बात होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और K+ is secreted into endolymph by cells around circumference of cochlear duct। जो cochlear duct के अराउंड कॉक्लियर डक्ट इसके चारों तरफ K+ is secreted into endolymph by these cells। Now vestibular membrane retain in it in duct। जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है ये K+ आयंस को इस डक्ट में, कॉक्लियर डक्ट में रिटेन करते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी है। नाउ एंडोलिम्फ जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ +80
मिलीवोल्ट है, यानी एंडो लैंप में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो +80 मिलीवोल्ट है। और इंटीरियर ऑफ जो हीयर सेल्स है, जो हीयर सेल्स का इंटीरियर साइड है, वहां पे -40 मिलीवोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मौजूद है। और इट इज एक्सेप्शनली स्ट्रांग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस है केमिकल्स का, वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी +80 का और -40 का तो बहुत ज्यादा फर्क है। नाउ ऑन इनर हीयर सेल्स, जो इनर हीयर सेल्स है, जो हमने एनाटॉमी में पढ़े थे, इनर हीयर सेल्स, वहां पे ईच स्टीरियोसीलियम हैज अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इट्स हर एक स्टीरियोसीलियम में, ईच स्टीरियोसीलियम यानी हर एक स्टीरियोसीलियम में वहां पे एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसे टिप लिंक प्रोटीन कहा जाता है, जिसे टिप लिंक प्रोटीन कहा जाता है। और ये टिप लिंक प्रोटीन टिप ऑफ वन स्टीरियोसीलियम से, ये एक स्टीरियोसीलियम है, टिप ऑफ वन स्टीरियोसीलियम से टिप ऑफ दूसरे स्टीरियोसीलियम, जो दूसरा स्टीरियोसीलियम है, उसके टिप तक एक्सटेंड होता है। और यही एक्सटेंशन यहाँ पे, ये एक हेयर सेल है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। और जो हर एक अगला स्टीरियोसीलियम पिछली स्टीरियोसीलियम से साइज में हायर होता है, लंबा होता है। तो ये टिप लिंक यहाँ पे मौजूद है। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये सरफेस ऑफ हेयर सेल्स है, ये हेयर सेल की सरफेस है। और ये सरफेस यहाँ पे जो टिप है, इस टिप से K+ चैनल, ये टिप जो है ये K+ चैनल के लिए है और आयन गेटेड चैनल है, प्रोटीन का है। और एक स्टीरियोसीलियम के टिप से लेकर दूसरे स्टीरियोसीलियम के टिप तक ये टिप लिंक प्रोटीन के जरिए कनेक्टेड होता है। नाउ जो कॉक्लियर हेयर सेल स्टिमुलेशन है, यहां तक तो टिप लिंक के बारे में हमने पढ़ा और इनर हेयर सेल्स के बारे में, जहां पे स्टीरियोसीलियम के टिप पे टिप लिंक प्रोटीन होता है। तो कॉक्लियर हेयर सेल स्टिमुलेशन किस तरह होता है? तो नेक्स्ट स्टेप इज मूवमेंट ऑफ कॉक्लियर हेयर सेल्स। जो कॉक्लियर हेयर सेल्स है, इसकी मूवमेंट ये नेक्स्ट स्टेप है, उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पैदा करने के लिए। रिलेटिव टू स्टेशनरी सेल्स नियर बाय, जो नियर बाय सेल्स होते हैं वहां पे ये स्टेशनरी होता है, यानी जो कॉक्लियर हेयर सेल्स है ये नियर बाय सेल्स के मुकाबले में रिलेटिवली ये स्टेशनरी होते हैं, हरकत नहीं कर सकते। हाउ मूवमेंट ऑफ ईयर फ्लूइड एंड बेसल मेम्ब्रेन मूव हेयर सेल्स। नाउ मूवमेंट ऑफ जो इनर ईयर सेल्स है, फ्लूइड है, और फ्लूइड के अलावा जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये किस तरह स्टेशनरी सेल्स को, जो रिलेटिवली स्टेशनरी है कॉक्लियर सेल्स, हेयर सेल्स, इसको किस तरह हरकत देते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरल ऑर्गन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये स्पाइरल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। ये एंकर टू कोर ऑफ कॉक्लिया, ये कॉक्लिया के कोर पे एंटर होता है, एंकर्ड होता है, और रिमेन समवॉट स्टिल, ये समवॉट कुछ न कुछ ये स्टिल होता है, यानी हरकत नहीं करता। और ईच टाइम बेसिलर मेम्ब्रेन राइजेस अप टूवर्ड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये जब राइज होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ, तो स्टीरियोसीलिया पुशेस अगेंस्ट दैट मेम्ब्रेन, स्टीरियोसीलिया इस मेम्ब्रेन से कि पुश होता है टेल टूवर्ड टालेस्टोन। और जो टालेस्टोन है, यानी एक दूसरे से टालेस्ट जो सीढ़ियों की तरह होते हैं, ये टेल्ट इसी की तरफ झुकाव रखते हैं। नाउ ईच स्टीरियोसीलियम बेंड्स ओवर, ये हर एक स्टीरियोसीलियम इसके ऊपर बेंड्स होता है, और इट पुल्स ऑन टिप लिंक, ये टिप लिंक के ऊपर यानी इसको पुल करता है, इसे खींचता है, जो कनेक्टेड टू नेक्स्ट स्टीरियोसीलियम। और जो टिप लिंक है वो नेक्स्ट स्टीरियोसीलियम के साथ कनेक्टेड होता है। पुल्स चैनल ओपन, ये चैनल को ओपन रखता है, ओपन करता है, और अलाउ आयंस टू फ्लो फ्लड एंट्रोसेल, और ये फ्लड एंट्रोसेल यानी सैलाब की तरह, सैलाब की पानी की तरह ये सेल के अंदर चले जाते हैं। नाउ चैनल इज नॉन सेलेक्टिव, ये जो चैनल है ये न पोटाशियम के लिए न दूसरे आयन के लिए, ये नॉन सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव नहीं है। लेकिन चूंकि इसके इर्द गिर्द K+ आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो सिर्फ K+ आयंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ये सेल को डीपोलराइज कर देते हैं। और डीपोलराइजेशन के बाद बेसिलर मेम्ब्रेन ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ आता है, और चैनल क्लोज हो जाता है और हाइपर पोलराइज होता है। तो ये हाइपर पोलराइजेशन के बाद यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हुआ।
is hyperpolarized. So during each depolarization, the hair cell releases neurotransmitters. There are neurotransmitters. There are chemicals which are called neurotransmitters. These are released by the hair cells from its base. जो hair cells है उसके base से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स ये सेंसरी डेंड्राइट्स को एक्साइट करते हैं और जब सेंसरी डेंड्राइट्स एक्साइट हो जाते हैं तो ईच डीपोलराइजेशन क्रिएट्स एक्शन पोटेंशियल. सो नाउ एक्शन पोटेंशियल इज क्रिएटेड बाय ईच डीपोलराइजेशन when the neurotransmitters are released by the base of each hair cell. Now this action potential is created in the cochlear nerve. So जो अगर हम जनरली देखें, जनरली जो बाहर से वाइब्रेशन की फॉर्म में आवाज आता है तो ये वेव्स होते हैं, वह वेव्स ईयर ड्रम को पुश करते हैं और इसी ईयर ड्रम को पुश करने के बाद यही ईयर ड्रम जो उनके आसिकल्स के साथ टच होता है, उसके साथ जुड़ा होता है, तो वह भी मूव होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है. नाउ दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन मोमेंट ऑफ द फॉरवर्ड आसिकल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रेशराइजेस द पेरिलिम्ब इन द स्केला वेस्टिबुलाई. स्केला वेस्टिबुलाई में जो पेरिलिम्ब है उस पर प्रेशर डालता है, वह बह जाता है और जब वह बह जाता है तो इट पुशेस बेसिलर मेम्ब्रेन डाउन एंड ऑल दिस हैपन बैक इन डायरेक्शन ऑफ ईयर ड्रम. सो जहां तक पुशेस जो बेसिलर मेम्ब्रेन पुश हो जाता है तो बेसिलर मेम्ब्रेन डाउन की तरफ होता है और इसके बाद जो मोमेंट है वो मोमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा आता है और इस तरह एक साइकिल पूरा होता है. नाउ जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये मूव्स अप एंड सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स इनवर्ड. ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है और जो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड की तरफ वाइब्रेशन करता है. सो ईच अपवर्ड मोमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन पुशेस इनर हेयर सेल्स क्लोजर टू द स्टेशनरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और जो स्टेशनरी है तो वो IHCs जो इनर हेयर सेल्स है वो स्टेशनरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं. नाउ जो स्टीरियोसीलिया है वो स्टीरियोसीलिया इज पुश टू बेंड डाउन टुवर्ड टालेस्टोन. जो टालेस्टोन है, टालेस्टोन की तरफ, लोवेस्ट वन से टालेस्टोन की तरफ ये स्टीरियोसीलिया मूवमेंट करता है और इसी तरह आयन चैनल ओपन हो जाता है. नाउ जो K+ है, जो पोटाशियम आयंस है वो हेयर सेल्स में इनवर्ड की तरफ फ्लडिंग करते हैं, सैलाब की तरह इनवर्ड जाते हैं, इनसाइड जाते हैं और इसी तरह डीपोलराइजेशन हो जाता है. नाउ जो हेयर सेल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जो हमने अभी ही पढ़ा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ये कॉक्लियर नर्व को एक्साइट करते हैं और यही कॉक्लियर नर्व फिर ब्रेन तक जाता है. नाउ जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है, जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है एट द बेस ऑफ हेयर सेल्स, हेयर सेल्स की बेस पे सेंसरी नर्व फाइबर्स है, वो सेंसरी नर्व फाइबर्स इकट्ठे होकर स्पाइरल गैंग्लियन बनाता है और यही स्पाइरल गैंग्लियन फिर कॉक्लियर नर्व में के साथ मिल जाती है. जो कॉक्लियर नर्व है वो किसी पासले पे वेस्टिबुलर नर्व के साथ मिल जाता है और इन दोनों को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहा जाता है. नाउ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है वो हो कॉक्लियर नर्व से और वेस्टिब्यूलर नर्व से. कॉक्लियर नर्व यानी जो हियरिंग है और जो वेस्टिब्यूलर नर्व है जिसका काम दिमाग तक, ब्रेन तक जो इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी है वो पहुंचाना होता है, वो कंट्रोल करना होता है. ये दोनों क्रेनियल नर्व 8 कहलाते हैं. जो क्रेनियल नर्व्स है उनमें से 8वां जो नर्व है वो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहलाता है. नाउ जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई है एट द बोथ साइड्स ऑफ पंज, जो पंज है, जो ब्रेन का पार्ट है पंज, तो ब्रेन की जो पंज पार्ट है इसके दोनों तरफ जो न्यूक्लियाई होते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियाई कहा जाता है, वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से फिर सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस तक जाते हैं और सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के बाद ये इशू मोटर प्लस एफेरेंट
फाइबर्स बैक, ये इसी तरह दोबारा यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर जो ईयर्स है उनकी तरफ जो ब्रेन का जो फैसला है वहां पे फंस में हो जाता है और फिर ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तक और फिर फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन तक भी जाता है।